So the next topic is Central Asian contacts and their results. So now this period of about 200 BC, um, if you remember 185 BC में मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ. तो ये वो जो मौर्यन एम्पायर जब से खत्म हुआ उसके बाद कोई भी इंडिया में ऐसा बड़ा राज्य नहीं आया. यानी लार्ज एम्पायर वाज नेवर कार्व्ड आउट आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर. So, but nevertheless, India did witness some contacts with Central Asian countries. अब Central Asian countries कौन सी है that by now you must be knowing. मतलब उस तरफ की पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर की जो कंट्रीज है दे आर कॉल्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज. दैट इज उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज है. तो नाउ मौर्याज वर सक्सीडेड बाय नंबर ऑफ डायनेस्टीज, छोटी मोटी जो हमने देखा कि मौर्यन डायनेस्टी का जो फर्स्ट सक्सेसर्स थे वो शुंगास थे. लेकिन जब शुंगा डायनेस्टी आई तब मौर्यन एम्पायर भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका था. और फिर उसके बाद कनवाज आए. तो कनवाज भी बहुत दिन नहीं चले, ओनली 46 ऑड ईयर्स दे रूल्ड. एंड इधर फिर साउथ साइड में मौर्यन एम्पायर का इम्पैक्ट पूरा खत्म हो गया था. But there were significant developments that were happening in that northwestern part of India या उसके above का जो एरिया है. तो उसमें there was a kingdom called ruled by the Greeks in that area. तो मतलब वो सेल्यूसिड एम्पायर का ही पार्ट था जो सेल्यूकस निकेटर के टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पार्ट भी अपने एम्पायर में शामिल किया था. सो हिज एम्पायर वाज कन्फाइंड टू अबव दैट एरियाज, यानी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पर. तो मतलब वो एरिया को बैक्ट्रिया बोलते थे, नॉट बैक्टीरिया, बैक्ट्रिया. ओके. और उसका कुछ पार्ट, उस बैक्ट्रियन एम्पायर का कुछ पार्ट ईरान में भी था, और ईरान को उस समय पार्थिया बोलते थे. तो अब हुआ क्या कि चाइनीज वॉल बननी चालू हुई. नाउ अब चाइनीज वॉल इज ऑफिशियली द बाउंड्री ऑफ, हैज रिमेन्ड द ऑफिशियल बाउंड्री ऑफ चाइना सिंस ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स. तो चाइनीज वॉल जब बननी शुरू हुई तो उस एरिया में एक स्काइथियन ट्राइब रहता था. मैप अगर होगा तो उससे एक्सप्लेन. हाँ या. तो अब जैसे अगर सी, ये जैसे ये चाइनीज वॉल यहाँ पर बननी, उन्होंने वहाँ के किंग ने बनानी शुरू की. तो इस एरिया में जो दूसरे स्काइथियन ट्राइब्स करके था, एक ट्राइबल किंगडम था, नॉट अ प्रॉपर किंगडम, ट्राइब्स थे, नोमैडिक ट्राइब्स, स्काइथियंस. सो दे वर पुश्ड दिस साइड. ओके. क्योंकि यहाँ तो वॉल बन गई. तो अब ये इधर हो गए, और इन्होंने यहाँ पर काफी देर रेक्ड हैवॉक इन दिस बैक्ट्रियन किंगडम. And because of this the Bactrians were forced to come southwards. ठीक है. और साउथवर्ड्स आने की वजह से उन्होंने यहाँ पर फाइनली दे इन्वेडेड द इंडियन पार्ट नाउ, एंड एस्टैब्लिश्ड अ ह्यूज किंगडम इन दिस एरिया. तो दे वर आल्सो कॉल्ड इंडो ग्रीक्स और इंडो बैक्ट्रियन किंगडम. और ये जो किंगडम ग्रीक्स ने यहाँ पर बनाया, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द ग्रीक्स, मतलब प्रॉपरली रूल इंडिया. क्योंकि अलेक्जेंडर ने तो यहाँ पर आके वहां से चला गया था अपना वो एम्पायर डिवाइड करके, एंड ही डाइड ऑल्सो. लेकिन ये एक फॉर्मल यहाँ पर किंगडम एस्टेब्लिश हुआ जो काफी सालों तक उन्होंने राज किया इस एरिया में. और मेनी सोर्सेस टेल दैट दिस इंडो ग्रीक्स आल्सो रूल्ड टिल वाराणसी एंड दिस एरिया. तो एक सब्सटेंशियल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडो ग्रीक्स. तो इंडो ग्रीक्स कहाँ से आए थे? इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज से. नो इंडो ग्रीक्स में दो मेजर डायनेस्टीज थी जिन लोगों ने इस पे राज किया. और उनमें एक जो रूलर था, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनांडर, who ruled for 20 years 165 BC से 145 BC तक. तब तक इधर मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका था, शुंगा डायनेस्टी आ गई थी. क्योंकि 185 BC में यहाँ पर शुंगा डायनेस्टी आ गई थी इस एरिया में. और
तब इस एरिया में शुंगा डायनेस्टी चल रही थी, इधर इंडो ग्रीक्स ने कब्जा कर लिया था एंड उनकी कैपिटल सकाला करके थी, जो मॉडर्न सियालकोट पंजाब में जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है वो उसकी कैपिटल थी। नाउ इट लाइज इन पाकिस्तान। और ही इन्वेडेड गंगा जमुना द्वीप और ये पूरा इस एरिया में भी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश राजस्थान, ये पूरा एरिया इंडो ग्रीक्स के कब्जे में आ गया था। नाउ इसका जो मोस्ट फेमस किंग था नाउ सी इफेक्टिवली दिस एंटायर एरिया, ये इस टाइप का, ये जो लाइट ब्लू कलर में शेडेड है, ये दिस दिस एंटायर एरिया वाज इंडो ग्रीक। सो इन इसका जो इनका एक मोस्ट फेमस किंग है मिनांडर। ही हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेन, और जिसको नागार्जुन नाम से भी जाना जाता है। तो when he came in contact with Indians on this side, so he was very impressed by the culture, the kind of philosophies that exist in India. So he called many uh, priests from various religions या religious beliefs को जो मानने वाले थे, उसमें वैदिक पंडित भी थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जैन मॉन्क्स थे, और उनकी उसने एक डिबेट या ऐसी रखी एंड ही रेज्ड सम फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन क्वेश्चंस, और इट वाज ओनली नागसेन who could answer all these questions. He is also known by the name Nagarjun, who could answer all his questions. और वो जो सारी किताब क्वेश्चन एंड आंसर उसका सेशन है, वो मिलिंद पन्हो करके उस किताब में पब्लिश्ड है, और वो किताब अभी भी अवेलेबल है। So this book is also known as the Questions of Milinda. So meander is Milind, or eventually because of this conversation, meander got converted to Buddhism. Now अब इंडो ग्रीक रूल इंडिया में एक और चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वो पहले किंग्स थे जिन्होंने यहाँ पर पंचमार्क कॉइन्स इस्टेब्लिश इशू किए थे, एंड विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू किंग्स। यानी जैसे कॉइन के ऊपर किसी किंग की शक्ल का इंस्क्रिप्शन होगा, उस टाइप के जो कॉइन्स है वो पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे इंडो ग्रीक्स ने। दे ऑल्सो वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, और गोल्ड कॉइन्स का इशू करना क्वेश्चन के टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ा था। उसके अलावा उन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट को इंट्रोड्यूस किया, और ये वही टाइम है जब आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मथुरा स्कूल एंड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वर बिल्ट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ स्कल्पटिंग स्टार्टेड, यानी ह्यूमन बीइंग जैसे दिखने वाली मूर्तियां। और जो पहली मूर्तियां इंडिया में बननी चालू हुई वो बुद्धा की थी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हिंदुइज्म में भी जो सो कॉल्ड इमेजिनरी पहले गॉड्स थे, उनकी अभी एक्चुअली दे वर पर्सोनिफाइड नाउ, सो दे उनकी भी ह्यूमन बीइंग जैसे दिखने वाली मूर्तियां बननी चालू हुई। वो बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले जो मूर्ति कला एक्चुअली ह्यूमन बीइंग जैसी दिखने वाली जो मूर्तियां बननी चालू हुई वो बुद्धा की थी। ओके, नाउ उसके बाद दे वर सक्सीडेड बाय द शाकाज। नाउ शाकाज एक शक डायनेस्टी थी, शक डायनेस्टी बोलते हैं शाकाज। नाउ दे कंट्रोल मच लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया देन द ग्रीक्स। तो उनका जो पूरा किंगडम था वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब उसमें एक पार्ट तो ये था जो इंडिया और अफगानिस्तान साइड का, ये पार्ट इसमें था, इधर इस साइड था। देन उसकी कैपिटल उन्होंने वो अफगानिस्तान में था। सेकंड पार्ट जो था वो पंजाब एरिया ऑफ इंडिया, यानी ये पंजाब साइड का एरिया, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। तक्षशिला इज मॉडर्न डे कराची, ये यहाँ पर है तक्षशिला। देन उसका एक पार्ट अपर दक्कन एरिया में था, ये इधर। एक गुजरात एरिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ये। और एक पार्ट इधर इधर इस एरिया में था। सो देयर एंटायर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 5 एरियाज, और उसमें से जो गुजरात वाला पार्ट है ये सबसे लंबे टाइम तक उनके पोजीशन में था। तो ये फाइनली जब यहाँ इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी आई थी तो उन्होंने इनको यहाँ से खदेड़ दिया था ना, हरा दिया था। ऑफकोर्स वो वहां से गए नहीं होंगे, वो हार गए। मतलब देवर नाउ दिस शाकाज हु हैड कम फ्रॉम
ऑल द वे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे सेटल डाउन देयर। उनकी किंगडम खत्म हो गई। तो उनका सबसे फेमस किंग जो एक था वो विक्रमादित्य करके जो था, जिसके नाम पे वो कहानियां भी मशहूर है, विक्रम बेताल वाली। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड एन ईरा which which is called Vikram Samvat, and that is in 57 BC. He was a king of Ujjain area. तो 57 BC में ही स्टार्टेड हिज ओन ईरा। ईरा का मतलब ये होता है कि वहां से एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जैसे शक संवत और विक्रम संवत हम दो चीजें इंडिया में देखते हैं। तो विक्रम संवत जो उसने शुरू किया था वो 57 BC में शुरू किया था। शक संवत वाज लेटर स्टार्टेड बाय कुशन्स, कनिष्क, वो 78 AD में शुरू किया। ओके, सो there are 14 Vikramaदित्यas in Indian history and Chandragupta II was the most famous Vikramaditya. विक्रमादित्य ये जो है ये कोवेटेड टाइटल होता है जो बड़े बड़े सम्राट और ऐसे लोगों को दिया जाता है, लेकिन कुछ राजे महाराजे वो टाइटल अपने खुद के लिए ले लेते थे। यानी भले वो इतने बड़े महान हो ना, फिर भी अपने आप को टाइटल दिलवा देते थे। उसके लिए जो भी यज्ञ वज्ञ कराना है वो करवा के वो करा देते थे। तो अब जो मोस्ट फेमस शाका रूलर वाज रुद्र रमन वन, and he ruled from 130 to 150 AD, and he ruled not only over Sindh but also over good parts of Gujarat, Konkan, Narmada Valley, Malwa, Kathiawar, etc. तो हिस्ट्री में ऐसा एक सुदर्शन लेक करके है उधर एक गुजरात में, वो लेक अभी भी है और उसके रिपेयर्स उसने किए थे। ये यानी उसके अराउंड एक पूरा एम्बैंकमेंट बनाया था और वो अभी भी देखने को मिलता है। तो वो रुद्र रमन ने किया था। सो ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत ऑल्सो, एंड he although he was a foreigner who settled in India, but he was the first ever inscription in chaste संस्कृत। chaste मतलब एकदम प्योर संस्कृत में जो इशू किए थे वो रुद्र रमन ने किए थे। देन दिस शाकाज वर फॉलोड बाय शाका रूल। धीरे धीरे वीक होना शुरू हुआ। अब वही जो हर किंगडम एक हमेशा के लिए तो रहता नहीं है, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हुआ। तो उसके बाद आए पार्थियंस। द पार्थियंस मतलब आई टोल्ड यू, पार्थिया इज ईरान को पहले पार्थिया बोलते थे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शाका डोमिनेशन पार्थियंस ने खत्म कर दिया। ओके, इस एरिया में पार्थियंस ने उसका शाका डोमिनेशन खत्म कर दिया। तो पहले वो ओरिजिनली ईरान से थे, और अगर तुम उनका वैसे कंपैरिजन करो कि बिटवीन ग्रीक्स एंड बिटवीन द ग्रीक्स एंड शाकाज, तो पार्थियन का रूल रिलेटिवली काफी छोटी जगह पे था। अब इनका सबसे फेमस किंग था गोंडोफ्रेंस, ठीक है, अंडर हुज रीन सेंट थॉमस हैड अराइव्ड इंडिया, एंड दिस वाज इंडियाज फर्स्ट कांटेक्ट विद Christianity in the first century AD. So Jesus before his crucifixion had sent 10 disciples in 10 directions to spread the message of Christianity. Christianity मतलब God, to spread the message of God. और ऐसी तो सेंट थॉमस वाज द वन हु केम टू इंडिया फ्रॉम इजराइल साइड। तो यहाँ पर जब सेंट थॉमस केम, तो एट दैट टाइम गोडनोफ्रेंस वाज रूलिंग एंड दैट वाज इंडियाज फर्स्ट कांटेक्ट विद क्रिश्चियनिटी। ओके, फिर उसके बाद पार्थियंस की ज्यादा हिस्ट्री और ये ज्यादा नोन नहीं है, और वैसे भी यू डोंट हैव टू डू इट इन दैट डिटेल। फिर दे वर फॉलोड बाय कुशन्स। तो अब कुशन्स जो थे ये बेसिकली यूशीज और टोकैरियंस बोलते थे। देयर वाज अ यूशी ट्राइब इन चाइना एरिया, ये नॉर्थ जहाँ पे चाइनीज वॉल वगैरह बन रही थी वहां पर, ठीक है। एंड द ट्राइब वाज टोटली डिवाइडेड। दे वर नोमैडिक पीपल इन द स्टेपी एरियाज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया। चाइना से लेके जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, यानी इस तरफ का पार्ट, यहाँ पर वो, यहाँ से वो आए कुशन्स। दे वर ओरिजिनली नोन एज यूशी ट्राइब्स। Now they first occupied the Bactria area, जो ओरिजिनल ग्रीक किंगडम था वो। They settled in Afghanistan. They replaced शाकाज over there, ठीक है। और फिर वहां से उन्होंने नीचे आना शुरू किया। तो इस तरफ एक ओक्सस रिवर बहती है। तो इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी विच एक्चुअली रूल्ड फ्रॉम ओक्सस टू गंगा। गंगा नदी कहाँ पे? यहाँ पे। सो अ ह्यूज एम्पायर वाज कार्व्ड आउट
in this particular area by the Kushans. ठीक है. Now उनकी Kushan dynasty जो थी, they were founded by the house of chiefs called Cadaphyses. और Cadaphyses one issued coins south of Hindu Kush. He minted copper in imitation of Roman coins. और Cadaphyses by succeed was, फिर Cadaphyses two था. The second king was Cadaphyses II, and then the house of Cadaphyses was succeeded by Kanishka. So Kanishka was the one who actually, under whose reign the Kushan Empire reached its zenith. That means the highest glory, सबसे बड़ा empire. And it was Kanishk again who got impressed with Buddhism and got converted to Buddhism, और उसकी वजह से Buddhism इधर पूरे इस एरिया में भी spread हुआ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में. तो कुशन कॉइन्स इशू हुए थे. कुशन के गुप्ता, the early Kushan coins issued a number of Kushans issued a number of gold coins with higher degree of metallic purity. And खैर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे सबसे ज्यादा कुशन कॉइन्स इशू हुए, लेकिन गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले इन्होंने इशू किए थे. कुशन नहीं, वो तो इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, लेकिन इन्होंने भी काफी लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे विद प्योर क्वालिटी. एंड उनकी कैपिटल जो थी वो पुरुषपुरा में थी, जो मॉडर्न डे पेशावर है. पेशावर इज इन पाकिस्तान. कनिष्का ने वहां पर भी, पाकिस्तान इस एरिया में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट शाइन्स है, वो अभी भी है. देन he was the most famous Kanish ruler, or he established an era by his name and in 78 AD, and that is called Shak era. तो शक संवत जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल कैलेंडर फॉलो होता है. तो अब जैसे वो 78 इयर्स पीछे चलता है, तो शक के हिसाब से अभी जो भी डेट चल रही है वो 19 समथिंग 78 इयर्स माइनस कर लो, 1951 52 कुछ चल रही है शक संवत के हिसाब से. ओके. देन Kanishka extended his wholehearted patronage to Buddhism because he himself got converted to it, and the last and final Buddhist council was organized by him in Kashmir. और उस बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म गॉट स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान, जो हमने जिसके बारे में हमने पहले बात की थी. एंड द सक्सेसर्स ऑफ कनिष्का कंटिन्यूड टू रूल in northwestern India till about 230 AD, and some of them bore typical Indian names such as Vasudev etc. तो उसके बाद फिर 230 AD के बाद कनिष्क एम्पायर भी, कुशन एम्पायर भी खत्म होने को आ गया. फिर that was replaced by in northern India by the Guptas. तो गुप्ताज जो थे वो भी इनके कुशंस के फ्यूडेटरीज ही थे. एंड गुप्ताज जो थे वो फर्स्ट रूलिंग फैमिली थी विच बिलोंग टू द वैश्य कम्युनिटी, दैट इज बिजनेस कम्युनिटी. नाउ आज के भी डेट में जो गुप्ता अग्रवाल वगैरह नाम वो बनिया कम्युनिटी के ही होते हैं. सो ये वही गुप्ताज है. नाउ दे वर द फर्स्ट कम्युनिटी who to rule on a substantial part of India who belong to वैश्य community. ओके. तो फिर इधर इनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ एंड गुप्ता एम्पायर रोज. तो हमको इतने 4 सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में करना है. कौन कौन से? इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस एंड कुशंस. अच्छा, फिर यहाँ इनका इम्पैक्ट की यहाँ तक बात आती है. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट्स? सो इम्पैक्ट वाज like the Kushan phase registered distinct advance in building activity, excavations revealed certain layers of construction वगैरह. उन्होंने brick walls बनाई, typical pottery, redware was associated with Kushan empire. ठीक है. Now उनकी वो रेड पॉटरी बनाने की टेक्निक भी काफी अलग थी. Now एक इनके साथ एक और एक एडवांटेज इनको जो था over their rivals was better cavalry. कैवलरी मतलब हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स जो होते हैं. तो ये जो हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स थे इनके पास उनकी उसकी जो स्टिरअप और उसका जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, सैडल, रीन्स, और ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पे भी में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो दैट वाज वेरी सुपीरियर, और उसकी वजह से जो सोल्जर था
he could comfortably ride a horse, not only ride a horse but fight also. तो उसकी वजह से उनको एक एडवांटेज था. Then it was the Kushans, Shakas and Kushans who introduced the turban and tunic trousers in India. The long heavy coat, जो आज की भी डेट में ओकेजन्स, शादी वादी के ओकेजन्स पे जो शेरवानी वगैरह जो पहनते हैं, और जो उससे एसोसिएटेड पगड़ी, टिपिकल एक नॉर्थ इंडियन साइड में एक टिपिकल पगड़ी पहनी जाती है, तो वो पगड़ी और जो शेरवानी वगैरह है, ये कुशन्स ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. Then regarding trade and agriculture, so Kushans controlled the Silk Route, which started from China and passed through the empire of Central Asia, Iran और यहाँ पर दे उनका टोल जो रहता है, उसके उससे भी एक कुशन एम्पायर का काफी अर्निंग था. एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड इन ड्यूरिंग देयर रीन, एंड दे हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया. फिर उनकी जो पॉलिटी थी, नाउ दीज कुशन्स अडॉप्टेड पॉम्पस टाइटल्स ऑफ किंग्स, जैसे है ना महाराज अधिराज और ऐसे. they also called themselves sons of gods. Now Kushans also introduced the satrap system of government in India. The entire it was not India, you can't say they, because they did not rule the entire country. उनका नॉर्थ इंडिया से लेके उधर सेंट्रल एशिया तक का एक बहुत बड़ा ह्यूज एम्पायर था. So they divided this empire into satrapies. Satrapies यानी provinces जो होते हैं उसमें, and like dual rule, some other new type of practices they started, like dual rule, that two kings ruling in the same kingdom at one and the same time, and this was introduced. So we find father and son ruled jointly at one and the same time. Thus it appears that there was less centralization under these rulers. So they also introduced the military governorship. They appointed their governors and they were called strategos. ठीक है. और फिर eventually they were, these Kushans were absorbed into, assimilated into Indian society as Kshatriyas. ठीक है. तो धीरे धीरे इनका भी what you can say Hinduization होना चालू हुआ, या Brahminization. Basically they, इंडियन सोसाइटी का सिंपल रूल ही ऐसा था ना कि whoever rules would be conferred a Kshatriya status. And I told you earlier that K.M. Panikkar had long back said that the last known Kshatriyas, यानी जो ओरिजिनल आर्यन क्षत्रियाज थे, वो लास्ट नंदाज थे. उसके बाद जो भी रूलिंग डायनेस्टी इंडिया में आई है, वो उनको वो स्टेटस कॉन्फर किया गया. ठीक है. अब जैसे मौर्यस बिलोंग टू शूद्र varna, but they were also given, eventually they were given Kshatriya status. Okay. Now the Satvahanas were tribals, but अब उन्होंने खुद के लिए ब्राह्मण स्टेटस क्लेम कर लिया, तो उनको क्षत्रिय नहीं बनाया किसी ने. Okay. Then religious developments में now these rulers got converted into Vaishnavism, and that means the worshippers of Vishnu. अब ये जो एक ग्रीक एम्बेसडर था Heliodorus, he set up a pillar in honor of Vasudev near Vidisha, ठीक है, एमपी में. Then Meander became Buddhist. Now initially the Kushan rulers worshipped both Shiva and Buddha both, but later on कनिष्क जो उनका सबसे ग्रेटेस्ट किंग था, उसने फुल फ्लेजेड बुद्धिज्म ले लिया था, और उसने बुद्धिज्म को फर्दर एनहांस भी किया by calling that council. Okay. तो बुद्धिज्म वाज फाइनली स्प्लिट इनटू महायान एंड हीनयान. तो महायान मतलब ग्रेट व्हील, हीनयान लेसर व्हील. सो इमेज वर्शिप सीम्स टू हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस. बेसिकली बुद्धिज्म में जो इमेज वर्शिप महायान स्कूल ने शुरू की, उसी से ये इमेज वर्शिप की परंपरा ब्राह्मणिज्म में भी आ गई. Now with the rise of Mahayana, the old Puritan school of Buddhism came to be known as the Heenan and Lesser Wheel. तो उसमें फिर अलग अलग पितिकाज और वो सब जो कंपोज हुए, वो with that we have already done सुत्त पितिका, विनय पितिका, अभिधम्म पितिका. Okay. So then Gandhara and Mathura school of art was started. Greco-Roman style की नई टाइप की आर्ट फॉर्म्स बननी शुरू हुई. ठीक है. वर्धमान महावीर और इनकी मूर्तियां बननी शुरू हुई. ठीक है. और फिर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग, a new style of kavya
उसको काव्य स्टाइल बोलते हैं, न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग स्टार्टेड, जिसको काव्य स्टाइल बोलते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्र रमन ने इसके बारे में लिखा है। एंड दे बेसिकली, जैसे शाकाज ने संस्कृत लिटरेचर को काफी एनहांस किया। देन देयर वाज अ ग्रेट राइटर बाय द नेम अश्वघोष, ठीक है, हु रोट बुद्ध चरित्र, दैट इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। देन ही आल्सो कंपोज द सौदारनंदा, ठीक है। देन बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत करके एक ये आई, और कई बुक्स लिखी गई, महावस्ती और लाइक दैट। देन ग्रीक इन्फ्लुएंस जो था, यावनिकाज, कर्टन्स को वो ड्रामा, बेसिकली जो ड्रामा है, ड्रामा नाटक जिसको बोलते हैं, ये जो कल्चर का पार्ट होता है, ये ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस से इंडिया में आया, ठीक है। देन फिर उसके अलावा रिलीजियस के अलावा बहुत सारा अलग सेक्युलर लिटरेचर भी था। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर इज कामसूत्र, which was written by Vatsyayan in 3rd century AD. Then science and technology में there were many things which were introduced because of these contacts. तो a new form of medicine, Greek medicine was introduced in India, जो यूनानी मेडिसिन अभी भी है इंडिया में भी कई जगहों पर रहता है, बॉम्बे वगैरह में है उसके डॉक्टर्स, यूनानी क्लास ऑफ मेडिसिन। तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम होम्योपैथी एंड आयुर्वेद। सो देन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंडिया के भी अपने चरक और सुश्रुत जो थे, उन्होंने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया। अब चरक संहित जो है, इट कंटेन्स नेम्स ऑफ न्यूमरस प्लांट्स एंड हर्ब्स फॉर मेकिंग ड्रग्स। और चरक संहित जो है वो आज भी आयुर्वेद की बाइबल है, यानी आयुर्वेद इज मीनिंगलेस विदाउट चरक संहित। तुम किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाओ, उसके टेबल पे या उसके शेल्फ में तुमको चरक संहित किताब दिखेगी, और ये 2000 साल पहले लिखी हुई किताब है, जिसके प्रिंसिपल्स आज भी फॉलो किए जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में, अलग अलग इसके ट्रीटमेंट्स में, राइट। Then the practice of making leather shoes was also introduced by Kushans in India. फिर उसके अलावा कॉपर कॉइन्स को भी फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। Then the embassies were sent from India to the court of Roman Emperor Augustus, ठीक है। And the art of glass making was for the first time introduced in India in the 1st century AD. Now this was because of the contact of with the Roman Empire. तो कांच जो होता है, ग्लास मेकिंग, ये इंडिया में 1st century AD में आया, यूरोप में थोड़ा सा पहले आ गया था, और तब से इंडिया में कांच का यूज हो रहा है। Okay, so this was about the Central Asian contacts and their results. Now we will do it on PPT. Okay, so Central Asian contacts and their results. तो इसमें जो हम करेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा होगा compared to what is written in NCERT. Okay. Now in 305 BC, Seleucus I led an army to the Indus where he encountered Chandragupta. The confrontation ended with a peace treaty and an intermarriage agreement, meaning either drastic dynastic marriages or an agreement for intermarriage between Indians and Greeks. Okay. Now, accordingly, Seleucus ceded to Chandragupta his northwestern territories, possibly as far as Arcosia, and received 500 war elephants in return. ठीक है, which played a key role in the victory of Seleucus in the Battle of Ipsus. तो हमने ये पहले भी देखा था कि सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त की जो लड़ाई हुई थी, उसमें चंद्रगुप्त गॉट मेनी टेरिटरीज ऑफ ग्रीक्स, एंड तब से मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। ओके, तो फर्स्ट टू कम टू इंडिया वर द इंडो ग्रीक्स। Now the Indo-Greek kingdom or Greco-Indian kingdom was a Hellenistic kingdom covering various parts of the northwest region of South Asia, mainly modern Afghanistan and Pakistan, during the last 2 centuries BC, and was ruled by more than 30 kings, often in conflict with each other. Now the kingdom was founded when the Greco-Bactrian king Demetrius invaded the subcontinent early in the 2nd century BC. Now Greeks in South Asia were eventually divided from Greco-Bactrians centered in Bactria between Afghanistan and Uzbekistan,
Now, but Greeks failed to establish united rule in present-day northwestern South Asia. The most famous Indo-Greek ruler was Meander, that is Milind. Now, he had his capital at Sakala in Punjab, that is Sialkot, अभी पाकिस्तान में आता है वो, and he successfully invaded the Ganges, that is Ganga Yamuna Doab. So you can see this was the Greco-Bactrian kingdom जो हमने अभी देखा था. और एक साउथ इंडिया में यहाँ पर तुम अगर देखते हो यहाँ माइल्ड बिगनिंग्स ऑफ सम किंगडम्स हैड स्टार्टेड. तो चोलास, पांड्यास, चेरास इधर आने चालू हो गए थे सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास. Now during the 2 centuries of their rule, Indo-Greek kings combined the Greek and Indo-Iranian languages and symbols as seen on their coins and blended Hindu, Buddhist and ancient Greek religious practices as seen in the archaeological remains of their cities and in the indication of their support to Buddhism, pointing to a rich fusion of Indian and Hellenistic influences. So, the diffusion of Indo-Greek culture and consequences which are still felt today, particularly through the influence of Greco-Buddhist art. Now, the Indo-Greeks ultimately disappeared as a political entity around one ये first century AD होना चाहिए, not 10. First century AD, following the invasion of the Indo-Scythians, although Greek pockets of Greek populations probably remained for several centuries longer under the subsequent rule of the Indo-Parthians and Kushans. Okay, now history of Bactria was not recorded properly. Most of the history of Bactria was surmised from their coins and other collateral evidences. Now, Bactrian coins were minted in Greek style. They were treasure troves of information with names and portraits of the kings. Chronology of the Indo-Bactrian rulers is based largely on numismatic evidences. न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस मतलब कॉइन्स के एविडेंसेस. तो हमको जो इनके इंडो बैक्ट्रियन किंग्स के की क्रोनोलॉजी यानी किसके बाद कौन आया वो कॉइन से पता लगता है. तो कॉइन्स को इफ यू कैन डेट बैक यू नो कि ये कौन सा पुराना है कौन सा नया है. You can also find judge it by the level of technology that is used. तो जो superior type के coins होंगे वो बाद में issue हुए होंगे of course. Now Bactrian coins were imitations of Greek issues but gradually acquired a style of their own. Now legend of the Indo-Bactrian coins were inscribed in Greek, Brahmi and Kharoshthi scripts. Okay. Now they also used images of Indian deities and animals like Indian elephants, etc. तो ये देखो ये इंडो ग्रीक रूलर्स के ऐसे कॉइन्स थे. अब इस पे जैसे ये कॉइन है ये इसमें किंग की एक शक्ल ऑलमोस्ट क्लियरली दिख रही है. सो दीज टाइप ऑफ कॉइन्स वर फर्स्ट टाइम इशूड बाय ग्रीक्स इन इंडिया. ओके सी. Now Meander, later successor of Indo-Bactrian Empire, possibly expanded the Indo-Bactrian Empire into Ganges River plain with help of Panchala kings. Now Menander was well known to Indians as the great king Milind, who debated Buddhist doctrines with the philosopher Nagsen in question and answer format, and which are codified as Milind Panho. Now, very little is known about the successors of Meander, that is Milind. There was a mention of Antialcidas and his emissary Heliodorus in the form of an inscription on a pillar at Sanchi in India. लेकिन उससे ज्यादा कुछ ऐसे एविडेंसेस नहीं उसके बाद कौन किंग्स है उसका क्या है. मे बी दैट हिस्ट्री तो पढ़ती रहती है ना आगे धीरे धीरे भी पता लगते कई चीजें. अब वो डिपेंड करता है कि हिस्ट्री पे कितना रिसर्च हो रहा है. इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पर कहाँ पैसे यूनिवर्सिटीज के पास या उतनी फंडिंग कहाँ होती है कि हिस्टोरिकल रिसर्च अच्छे से कर पाए. सो वॉट एवर रिसर्च दैट हैपेंड इन इंडिया वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओनली. Okay. Now, Indo-Greeks were the first rulers in India
to issue coins which can be definitely attributed to kings. Now, they were also the first to issue gold coins in India, which increased in number during the Kushans. Now, the Greek rule introduced the features of Hellenistic art in the northwest frontier, or that is called the Gandhar art. So, this kind of sculpting, जिसमें actually human being जैसी मूर्ति बनी है, ये ग्रीक उससे आई है, गंधार आर्ट स्कूल से. और जो पहली मूर्तियां इस टाइप की बननी शुरू हुई वो बुद्धा की थी. Okay, then we come to the shakas.